नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल इंग्लैंड के दौरे पर है, मगर बिहार में सीट बंटवारे के महाराष्ट्र फॉर्मूले की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि राज्य में आधिकारिक तौर पर अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ थे तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयान दे रहे थे। जैसे ही बीजेपी में आए, अब उनको भी कोई हड़बड़ी नहीं है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान कर दिया। हालांकि इसमें महाराष्ट्र और बिहार शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक महाराष्ट्र और बिहार की सीटों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बीजेपी ने 13-13 का ऑफर दिया है। खुद 48 में से 35 सीटों पर लड़ने की तैयारी की जा रही है। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एकनाथ शिंदे के पास कम विधायक होने के बावजूद उनको सीएम बनाया है। ऐसे में उन्हें कम लोकसभा सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बताया भी जा रहा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूले को बीजेपी लागू करना चाहती है। नीतीश कुमार के इंग्लैंड दौरे से वापस आते ही इस पर बात की जाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ आए नीतीश कुमार को त्याग करना पड़ सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी खुद 40 में से 22 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। जेडीयू को वो 12 से 14 सीटें देना चाहती है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों चिराग और पारस को 4 सीटें मिल सकती है। एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। नीतीश कुमार के इंग्लैंड दौरे से लौटते ही अगले सप्ताह भाजपा लीडरशिप से नीतीश की मुलाकात होने की संभावना है। वैसे 2019 के चुनाव में ही भाजपा और जेडीयू साथ थी। बता दें आपको कि जिस तरह से तब एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी, भाजपा को 17, जेडीयू को 16 और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटों पर विजय हासिल करनी पड़ी थी। बता दें कि मगर 2024 के डेटा में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की सीटों में बंटवारे को लेकर महाभारत हो रही है। सीटों के बंटवारे का मामला मुंबई में उलझ गया। अब इसे दिल्ली में सुलझाने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं ने शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली के बुलावे पर दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शुक्रवार की रात को दिल्ली पहुंच रहे हैं। और खबर यह भी है कि दिल्ली में पहले अजित पवार के साथ बीजेपी के नेता अमित शाह की बैठक होगी। अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी दिल्ली गए। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री शिंदे रात को दिल्ली रवाना होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक से पहले महाराष्ट्र का गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और विपक्षी भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर हो रही बातचीत अटक गई है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी है और दोनों दलों के नेताओं ने शुक्रवार को जानकारी दी। राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। भाजपा के सूत्रों ने दावा किया है कि 147 सदस्य ओडिशा विधानसभा में बीजू जनता दल ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, जो भाजपा को स्वीकार्य नहीं है। निवर्तमान विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी के 114 सदस्य हैं और शुरुआत में उसने भाजपा के साथ बातचीत के दौरान 112 सीटों की मांग की थी। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुकलेश शेख जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। अजीत गुट के, बहुत स्वागत है आपका। पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। पूनम जी आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के।
बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। और राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य प्रवक्ता है लोजपा के। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पूनम जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए बड़ी उठापटक की स्थिति बनी हुई है फिलहाल। क्या लग रहा है, एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है क्या एनडीए में, खासतौर पे बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है? नहीं नेहा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एनडीए हम लोग एक घटक दल एकजुट हैं और हम लोग बहुत जल्द सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग अपने इसका बंटवारा अच्छी तरह से कर लिया। हम लोग का टारगेट है कि हम लोग अभी लोकसभा चुनाव जो 24 का होने वाला है, उसमें हमारा टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग 400 से ऊपर हम लोग सीट जीत कराएंगे, क्योंकि हम लोग काम किए, हम काम के बदौलत इस सीट जीत कराएंगे। क्योंकि काम तो ठीक है, काम तो ठीक है पूनम जी, लेकिन ये साथ वालों को कैसे संतुष्ट करेंगे? अभी लोजपा ही 6 सीटों की डिमांड कर रही है। आप जो खबर निकल के सामने आ रही है वो कह रही कि 4 सीटें ही दोनों को मिल सकती है, पारस और चिराग पासवान को मिलाकर। तो ऐसे में कैसे संतुष्ट किया जाएगा इन्हें? नेहा जी, चिराग जी देखे हो कि कल भी वो बोले मैं साथ हूँ एनडीए सीटों को लेकर के, कोई ऐसी बात नहीं हम लोगों की दिक्कत आ रही है। हम लोग सीट शेयरिंग अच्छे से कर लेंगे और चुनाव भी साथ लड़ने वाले हैं। नहीं तो लोकसभा चुनाव तो नजदीक आता जा रहा है ना, कब की जाएगी? कुछ सीटों पर तो आप प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, कहीं कहीं पर सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही। दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग एकजुट है। हमने लिस्ट में जारी किया जो 195 सीट हम लोगों ने अपनी कैंडिडेट को घोषणा की वाली लिस्ट में, तो हम लोगों ने विपक्ष के लोग नहीं जारी कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की पहली सीट तो आप लोगों ने देख आ गई है। एक ही बार सारे हम राज्यों की सूची नहीं ला पाएंगे, उसके लिए अगली बैठक में देखेंगे महाराष्ट्र, बिहार और हम उड़ीसा का भी। चलिए ठीक है, राजेश भट्ट जी कह रहे हैं कि हम तो सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि 6 सीट मिलेगी आप लोगों को। नहीं, अवश्य मिलेगी और इस पे कोई शक शुबा नहीं है नेहा जी। आप निश्चिंत रहिए। देखिए, एनडीए के अंदर सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है और व्यवस्थित तरीके से सब कुछ कर लिया जाएगा। हमें पूरा यकीन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। यहाँ कोई कलेश नहीं है सीटों को लेकर। हाँ, जब कई दल होते हैं आपस मिल बैठकर जो है बात करते हैं और कोई ना कोई हल निकले। नहीं, लेकिन खबर ये आ रही है सर कि 4 सीटें दोनों को मिल सकती है मिलाकर। आप तो अकेले 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन लोजपा को दोनों को डिमांड नहीं कर रहे हैं। देखिए, डिमांड तब किया जाता है जब हम कुछ काबिल ना हो या वैसा कोई हमारा पुराना इतिहास ना हो। हाँ। इतिहास हमारा ये है कि 2014 में हमने 7 सीट लड़ा और 7 सीट जीत जो है एनडीए की घोषणा। आज की स्थिति ये है कि 2019 में भी हमने 6 का लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट के साथ टीम को मजबूत करने का काम। तो 6 सीट तो हमारा पारंपरिक सीट है लोकसभा में, इसको हम मांग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं अनापेक्षित। इसलिए अगर आप मांग रहे हैं या फिर सामने वाला देने के लिए तैयार है, तो फिर इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? ठीक है, देखिए, जब कई दलों को लेकर चलने की बात होती है तो सभी से बात करना अनिवार्य हो जाता है। उसको समय जरूर लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आसानी से या सुलभ तरीके से चिराग पासवान अपने आप को हनुमान बताते हैं, हनुमान जी को इतनी तवज्जो दी जाएगी क्या, इतनी तरजीह दी जाएगी एनडीए में? अवश्य दी जाएगी तभी तो हम लोग साथ हैं। ठीक है, अरे आज तक दी जाती रही है तभी ना साथ है। ठीक है, लेकिन अपनों ने ही तरजीह नहीं दी ना सर, इसलिए सवाल और ज्यादा गहरा जाता है। बहरहाल मैं लौटती हूँ, पांडे जी का मैं रुख कर लेती हूँ। पांडे जी, किस तरह से देखते हैं? अभी तक तो आप लोगों पर ही सवाल उठ रहे थे कि देखिए जो इंडिया गठबंधन है वहीं पर सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एनडीए में भी वही हालात दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, देखिए। हाँ, जी आवाज आ रही है जी, बताइए। तो देखिए, स्थिति ये है कि एनडीए में मैंने पहले भी बोला था कि ये सिर्फ टवल है और ये एक स्थिति बनी हुई है हाँ।
कि किस तरीके से ये लोग हावी होने के लिए शुरुआत में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। हाँ। लेकिन ये इनका फ्रंट फुट पे खेलना देखिएगा कि किस तरीके से हानिकारक साबित होने वाली है। और आने वाले दिन में आपको स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। इंडिया अलायंस मजबूती से पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और ये अपने भीतर घात से, और मोदी मैजिक फीका हो चुका है, ये बात अब दिखने लगी है। अब देख रहे होंगे आप भी कि जगह जगह से लोग विरोध कर रहे हैं और जो भी सांसद हैं वो बागी हो रहे हैं जिनका टिकट कटा है। नहीं कहाँ विरोध हो रहा है, कहाँ विरोध देख लिया? अभी आप न्यूज पढ़िए। हाँ, न्यूज पढ़िए, अभी यूपी में एक बागी हुए हैं। हाँ, हाँ, और स्थिति ये हुई है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये स्थिति और भयावह होगी और ये लोग अपनी स्थिति बताते जाएंगे। ठीक है, और इंडिया ठीक है। मैं मुखलेश जी करूँ उससे पहले पूनम जी, देखिए ये तो कह रहे हैं बागी होते जा रहे हैं आप लोगों के नेता, ये स्थिति आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए कांग्रेस है क्योंकि ये लोग अपने पार्टी के विधायक और सांसद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। इनके सांसद और विधायक पार्टी में आ रहे हैं और इस तरह से हस्तक्षेप में बयान दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनके नेता जनता के बीच में आ जा रहे हैं। 40 साल में एक भी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया। जिस तरह से राहुल जी बौखलाए हैं, इनके प्रवक्ता भी इसी तरह बौखलाए। पहले आप अपने घर को तो संभालिए, आपके लोग बाहर जा रहे हैं, पहले अपनी घर की चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद आपके यहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, पार्टी 10 सेकंड में आपको जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं मुखलेश जी करती हूँ जल्दी से। शायद भगदड़ इन्हें दिख नहीं रही है या देखना नहीं चाहते हैं। ये दोनों लोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेंगे कि देखना नहीं चाहते हैं या दिख नहीं रहा है। तो अपनी स्थिति देख लें और अपने नेताओं से एक बार, चूंकि इनके भी नेता हवा हवाई हो चुके हैं और इसलिए जमीनी हकीकत को भापिए और जमीन पे जाइए, देखिए क्या विद्रोह है, कैसा विरोध है, वो आप आइए नीचे, अब तब समझ में आएगा। ठीक है मुखलेश जी, क्या विरोध की स्थिति नहीं है क्या? अभी तो बताइए भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी हालात जो है वो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, डगमगाते हुए। अजीत पवार को कहीं ये गिला शिकवा तो नहीं हो रहा कि यार गलती आ गए हम एनडीए में? जी काला चश्मा पहनने वाले को काला ही दिखेगा। जब इन्होंने चश्मा काला पहन के रखा है, जब विकास का काम हो रहा है, हमारे शिंदे साहब की सरकार में महाराष्ट्र में विकास किया जा रहा है। अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम और हमारे देवेंद्र जी मिलके, फडणवीस साहब मिलके जनता का जो प्रश्न है उसके जो अटका हुआ पड़ा था काम पेंडिंग, चाहे ब्रिज का हो चाहे और भी बहुत से किसानों का हो, बहुत से काम जो है किया जा रहा है। अब ये काला चश्मा पहन के जर तर होगा नहीं होगा, अरे अपने घर को संभाले। अभी पूनम पांडे जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा कि अपने घर को तो संभाले, पहले अपनी पगड़ी सर सलामत तो 1000 पगड़ी मिलेगा। तो ठीक है, आपके पास तो सर ही नहीं है। विकास का काम हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए सर। जनता ने विकास करने के लिए सत्ता सौंपी है, मेरे समझ के बाहर है कि आरोप लगाने में लेकिन क्या सीट किसी शेयरिंग एक बड़ी चुनौती है क्या महाराष्ट्र में, ये बताइए? सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जीत के आ रहे हैं, हमारे साथ पूरे जनता है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जीतेंगे तो बाद में ना, पहले लड़ने की बताइए ना। अजीत दादा पवार के साथ है, शिंदे साहब अपने कार्यकर्ता के बल पे चुन कितनी के सीटों आए। पर लड़ेंगे आप, ये तो क्लियर करिए। कितना क्या पूछेंगे? आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे एनसीपी? देखिए ये सीट और ये प्यास कभी भी कितने भी आप दे दोगे तो प्यास नहीं बुझेगा। सीट कितना भी दे दोगे तो हमें कमी होगा और हम और मांगते ही रहेंगे। लेकिन ये तीनों हमारे जो है आज अजीत दादा पवार साहब, अमित शाह जी भी, देवेंद्र जी और शिंदे साहब, सारे लोगों ने इसके बारे में मीटिंग किया है। अभी पुख्ता जो है वो जानकारी अभी तक हमारे बीच में किसी को मतलब जो है कार्यकर्ता को अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है और ये पेंडिंग पड़ा है। अभी सोच विचार जारी है। हम कहीं ना कहीं तो हम अपने जो अजीत दादा पवार के गठ के लोग नेता जो है वो लड़ने को इच्छुक है। हम सीट बढ़ा के मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें और बढ़ा के दिया जाए। और आज एनसीपी पार्टी अजीत दादा पवार साहब की पार्टी है, चुनाव आयोग ने घड़ी भी हमें दिया है और फूल गई गुलशन गई होट के लाली। अब तो क्या है, रह गए वो सब एनसीपी, वो डुप्लीकेट हो गया। ओरिजिनल एनसीपी अजीत दादा पवार का है, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल भाई पटेल साहब का है, गगन भुजबल साहब के और आम जनता का है, कार्यकर्ताओं का एनसीपी है। हमें जितना भी सीट देगा हमारे जो नेता है बैठ के इसके बारे में उनका बैठक स्थिति में आ गए हैं क्या आप लोग कि हमें जितनी भी सीट मिलेगी हम तो उसी पे संतुष्ट हो जाएंगे या उसी पे लड़ लेंगे? बहरहाल मैं आती हूँ। बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया जा रहा था। मुखलेश शेख जी कह रहे हैं कि जो भी
हमें दिया जाएगा उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। राजेश भट्ट जी, यही सिचुएशन क्या आपके साथ भी है क्या, कि हम चाहते तो हैं कि हमें 5 सीट मिल जाए, 6 सीट मिल जाए, 7 सीट मिल जाए, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जो भी मिल जाएगा उसमें संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि जितने भी सीट दिए जाएंगे मैं सभी सीटों पर लड़ लूंगा। हाँ। तो 40 की 40 सीटों पर भी लड़ सकता हूँ। आपको यकीन दिला रहा हूँ कि समीक्षात्मक बैठक में 40 सीट पर हम लोगों ने तैयारी कर लगी है, लेकिन ये तैयारी अपने लिए हम लोगों ने नहीं किया है, अपने दलों के लिए किया है। तो जिसके साथ हम लोगों की लड़ाई होगी, जो हमारे साथ के घटक दल होंगे, उनको भी हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारी तैयारी का लाभ। और देखिए 6 सीट जो हमारा मांग है वो बाजी मांग है, इसलिए मांग है तो हमारा 2014 और 2020 का इतिहास देखें तो 2017-14 में 7 सीट और 2019 में 6 सीटों पे हमने लड़ा है। ये कहीं से भी अनुचित नहीं लगता है। ये हमारा सिचुएशन तो पारंपरिक सर ऐसे ही है ना कि अब तो एनडीए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है आप लोगों के लिए, ये कहा जा सकता है। देखिए राजनीति में कोई मजबूर नहीं होता और कोई मजबूरी नहीं होता है। नेहा जी मैं आपको बता दूं, कोई भी अपना हक मांगता है और हक मिलता भी है। राजनीति में कोई दया नहीं होती है, समन्वय होता है और समन्वय आपसी सहमति के अनुसार होता है। तो आपसी सहमति, मेरा जो मानना है कि आपसी सहमति अवश्य बनेगी और इसमें बहुत जल्द फैसला होने की संभावना है। पेच कहाँ फंसा हुआ है सर, पेच कहाँ फंसा हुआ है? दरअसल ये समझने की बेहद जरूरत नहीं है। हाँ। कोई पेच नहीं है। सभी घटक दल बैठेंगे और आपसी सहमति से तुरंत जो है एक समर्थन बन जाएगा और सबको सबका उचित हक मिल जाएगा। क्या उम्मीद करें सर, कब तक ये फाइनल चीजें निकल के सामने आ पाएगी? क्योंकि देखिए कुछ सीटों पर तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, जहाँ पर तैयारियां अपने चरम पर। बिल्कुल 1-2 दिन और लगेंगे, बहुत कम समय में ही अब आपको कुछ सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक है मेरा मानना। पांडे जी देखिए यहाँ पे तो चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही, कह रहे नहीं कुछ दिक्कतें नहीं है, जो चुनौतियां हैं उनसे भी पार पाया जाएगा, कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत ऐसी है नहीं जिस बात का जिक्र अभी एनडीए के घटक दल कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी कुछ ऐसी स्थिति है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो बाकी सदस्य हैं, कुछ तो सदस्य निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाग दौड़ मची हुई है वहां पर। चलिए लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है पूनम जी, ये दरअसल जो दिक्कतें हैं ये क्या नहीं लगता कि आगे जाकर बड़ी हो जाएगी अगर वक्त रहते ही प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया तो? नेहा जी कोई दिक्कत नहीं है, अति शीघ्र आपको सूचना मिलेगी कि हम एनडीए के सीट की बंटवारा भी हो गए, कैंडिडेट भी घोषित हो गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और घटक दल ने अपनी बिहार की बात करें तो 40 की 40 सीटों पर सबने तैयारी की है कि किसी को भी कोई सीट मिलता है तो वहां से हम लोगों का चुनाव जीत करके आना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में हमने पिछली बार 19 में 39 सीटें जीती थी, 1 सीट हम लोग हार गए थे, लेकिन इस बार हम लोग 40 सीट बिहार से जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग 7 चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लोग हताश है विपक्ष के लोग। कितनी सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था आपने? जी हमने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बार 22 सीटों पर क्यों आगे पांव पसारते हुए भारतीय जनता पार्टी देखी जा रही है? ये जा रहा है कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, तो बाकी घटक दलों का क्या होगा? नहीं कहाँ कहा जा रहा है कि 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ने? किस नेता ने, हमारे कौन से नेता कहे हैं? नहीं लड़ेंगे क्या 22 पर? वही 15-16 पे अटक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसका जो हमारे नेता है शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठ करके चर्चा डिस्कस होती है, कमेटी बनी है, कोई एक नेता निर्णय नहीं लेता और पार्लियामेंट बोर्ड में सारे लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि कौन कहा किस सीट पर कितनी सीटों पर लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति नहीं बता देगा कि आपको कि हम लोग इतने सीट पर लड़ेगा। और आप कोई नेता ऐसा कोई बयान दिया हो कि हम लोग 22 सीट पर लड़ने, हमको तो जहाँ कुछ सीटों पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीटें पिछली बार जेडीयू के खाते में थी वहां पर अभी पशुपेश की स्थिति है, उसमें एक सीतामढ़ी की भी सीट है। बिल्कुल नहीं, वो बैठकर हम लोग बैठ करके डिस्कस हो रहे हैं, सारे जो निर्णय होंगे आपके सामने आएंगे, इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां हमारे घटक दल की मांग है उसे विचार किया जा रहा है और उसका तत्काल उस पर निर्णय होने जा रहा है। आप लोग धैर्य बनाइए। मुखलेश जी, ठीक है मुखलेश जी, आज क्योंकि अमित शाह के साथ बैठक है, अजित पवार की भी और
शिंदे की भी। क्या लगता है, समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आज जो मसले हैं उनको सुलझा लिया जाएगा? समस्या का समाधान होना ही है और हम मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करके जो है जनता के भरोसा को मतलब जीत रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। जनता भी हमारे साथ है। जो भी निर्णय अजीत पवार साहब हमारे लेता है एनसीपी के, जो पवार साहब बात करेंगे अमित शाह जी से, देवेंद्र जी है इसमें, शिंदे साहब तो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारे लीडरों से हमने बात किया है, हमारे सभी जो इच्छुक लोग उम्मीदवार है क्या और कुछ सीट बढ़ा के मिले, यही हमारा मतलब नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं लगता कि अब उस राह पे निकल आए हैं जहां पीछे जाने का रास्ता, यानी कि यू टर्न लेना अब उचित नहीं है, या फिर यू टर्न वहां पे है ही नहीं, ऐसा नहीं लगता? देखिए, जब जनता हमारे साथ है, हमें पता है, विश्वास है कि उनके हमारी सीट आ रही है, हाँ। तो हम क्यों रिटर्न लेगा और हम क्यों पीछे जाएगा? अगर मगर तौर पे हम कोई जो उसके बात ही नहीं करना चाहते। हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी की पार्टी के जो बड़े लीडर है, और हमारे सबसे बड़ा लीडर है अजीत दादा पवार, सुनील तटकरे महाराष्ट्र अध्यक्ष, प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, इसका निर्णय जो है बैठ के लेने वाले हैं और कार्यकर्ता को मैसेज देने वाले हैं जल्द से जल्द कि हमें काम पे लगा दिया गया जमीनी स्तर पर। हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि अब घड़ी भी हमारी हो गई और उससे भी हमारे कार्यकर्ता हजारों के हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, लाखों के हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, हर जगह, हर तालुका, हर जिले में। तो उम्मीद करता हूँ तो सीट हमारे को बढ़ा के मिलेगा, ऐसी उम्मीद है कार्यकर्ता होने के नाते एनसीपी का। फिर भी क्या उम्मीदें हैं, ये तो बताइए, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो देखिए, उम्मीद तो है। अभी समीकरण कैसा बैठता है, इसके अंदर जाति के ऊपर भी सीट दिया जाता है ना, जैसे कि एससी ओबीसी, ये सब चीजों का समीकरण होता है, ऐसा बता नहीं सकते अपन कि इसके अंदर इतने लोगों को मराठे को दे दिया या मुस्लिम को 2% दे दिया या 1%, 5% दलित को दे दिया, उसमें समीकरण भी सीट बंटवारा किया जाता है। अभी वो तय नहीं हुआ, आज बैठक जो है उस बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा में जो पेंच फंसा हुआ है, वो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। अब क्या कुछ निकलता है इसमें, इस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।